चलें आज हम एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक्सटेंड करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो टार्क के साथ कैसे रिलेटेड है। और मैंने वो जो प्रूफ करवाया था वो सिंगल पार्टिकल के लिए करवाया था। आज मैं उसी टॉपिक को एक्सटेंड करने लगा हूँ मल्टीपल पार्टिकल्स के ऊपर। यानी हमारे पास अब जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और हम देखना चाहते हैं कि वो जो एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान रिलेशनशिप हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी डायग्राम यहाँ पे मैंने बना रखी है। ये हमारे पास एक एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें मैंने 3 पार्टिकल्स दिखाए हैं। इन पार्टिकल्स को चलें हम नाम भी दे लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है, इधर लेफ़्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। लेट्स कॉल इट पार्टिकल 1 विद मास m1। दिस इज़ पार्टिकल 2 with mass m2 and let's say this is particle n with mass mn। like हमारे सिस्टम के अंदर कोई आर्बिट्रेरी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो रिलेशनशिप है एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान वो कैसे मॉडिफाई होता है फ्रॉम अ सिंगल पार्टिकल रिलेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। सो दिस इज़ द गोल फॉर टुडेज़ लेक्चर। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सारा रिलेशनशिप इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, विच मीन्स कि हमें लास्ट लेक्चर की अगर अच्छे तरीके से समझ है तो हम इस आज के लेक्चर को, ये जो टॉपिक जो हमने अपने सामने रखा है कि हम कैसे एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम क्विकली गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर मेरे पास लेक्चर मौजूद है, तो हम जाके देख लेते हैं कि हमारे पास जो लास्ट वीडियो लेक्चर में रिलेशनशिप जहाँ पे मैंने ड्राइव किया था टार्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान, वो ये वाला था। वो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और ये टार्क का सिंबल है टाउ और ये एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है कैपिटल एल। और इन दोनों के ऊपर मैंने ये सिंबल्स के ऊपर लाइंस लगाई हुई हैं, जो कि मेरा तरीका है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। और एट द एंड ऑफ द डे हमने जो रिलेशनशिप ड्राइव किया था टार्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान, वो ये वाला रिलेशनशिप ड्राइव किया था। और ये रिलेशनशिप हमें ये बताता था कि जब किसी पार्टिकल के ऊपर टार्क एक्ट करता है, और देखें टार्क जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर कोई टार्क टाउ एक्ट करता है तो वो उस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रही है, विच अगेन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और मैं इसको भी एक्सप्लेन करता जाऊँ, इसके लिए मैंने आपको आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि एंगुलर मोमेंटम जो आप डिफ़ाइन करते हैं, चलें ऊपर चलते हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, एंड दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड। मैंने ये कहा था कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है जिसकी मास m है और इसका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के इस पॉइंट से, जिसको मैंने ओरिजिन कहा था, जो फासला है वो ये फासला r है। और मैंने ये कहा था कि टाइम के इस लम्हे के ऊपर, जिस लम्हे के ऊपर हम इस पार्टिकल को देखते हैं वो इस जगह पे है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो इस हम पोजीशन वेक्टर r से डिस्क्राइब करते हैं, और इस लम्हे के ऊपर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। मैंने ये डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई थी। अब चूँकि पार्टिकल की कुछ मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, विच मीन्स कि उस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम है। और फिर मैंने ये कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ मोमेंटम के साथ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से कुछ फासले पर से गुज़र रहा हो, तो हम उस पार्टिकल की एक फ़िज़िकल क्वांटिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उस फिज़िकल क्वांटिटी को मैंने कहा था कि हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम जो है उस पार्टिकल के
की पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिजिन से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन से उसकी पोजीशन यानी पोजीशन वेक्टर जो उसकी पोजीशन को बताता है, और उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिर हमने ये कहा था जब मैं ये रिलेशन ड्राइव करने लगा था एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान, तो मैंने ये कहा था कि ये जो आर यानी जो पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से, और ये जो मोमेंटम है उस पार्टिकल का, ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। एंड दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैंने काफ़ी स्ट्रेस किया था कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और मैं साबित ये करना चाह रहा था कि मैंने जब ये डायग्राम ड्रा की थी और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को डिफ़ाइन किया था इस पार्टिकल के लिए, तो मैंने कहा था कि ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम है। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम आप कहेंगे कि ये हमारे पास अब एक नया नाम आ गया, इट्स जस्ट एंगुलर मोमेंटम। व्हाट आई मीन बाय इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम इज़ दैट कि इस इंस्टेंट के ऊपर जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर होता है तो टाइम के इस इंस्टेंट के ऊपर उसके पास एंगुलर मोमेंटम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो इस एक्सप्रेशन से आप देते हैं। फिर मैंने कहा था कि कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके इधर पहुँच जाता है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाता है ओरिजिन के लिहाज से, और उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, विच मीन्स कि अब इस पॉइंट के ऊपर द पार्टिकल कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मैंने आपको इधर से जो चीज़ प्रूव करवाई थी, जिस चीज़ के लिए मैंने आपको ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया था, वो ये था कि पार्टिकल की पोजीशन भी टाइम का फंक्शन है और उसका लीनियर मोमेंटम भी टाइम का फंक्शन है, विच मीन्स कि अब चूँकि हम एंगुलर मोमेंटम को उसकी पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम बजाते खुद टाइम का फंक्शन है। तो जब ये हमने सारा आर्ग्यूमेंट दे लिया था तो हमारे लिए अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना आसान हो गया था कि टार्क जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, ये सारी बात हमने की थी किसी सिंगल पार्टिकल के लिए। अब अगर ये सारी रिवीजन आपने समझ ली है तो आप अब देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कितनी आसान हो जाती है जब हम इस आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अब ज़रा देखें मैंने किया क्या है। मैंने यहाँ पे ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है और अब उसमें मैंने कोई से n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको दिखाए हैं। ऑफ कोर्स मैंने 3 यहाँ पे प्लॉट किए हैं, बट मैंने जो उनको नाम दिए हैं M1 M2 अप टू Mn, this tells us that we have a huge number of particles because n can take any value। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और हम इन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए रिलेशनशिप देखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम का और टार्क का। ठीक है, दिस इज़ द थिंग दैट वी वांट टू डू फॉर नाउ इन टुडेज़ वीडियो। तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको इतनी लंबी फिर से एक्सप्लेनेशन दी है उसी चीज़ की जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, इसका मतलब है कि अब अगर ये हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल किसी मोमेंटम p से मूव कर रहा है p1 से, ये दूसरा पार्टिकल किसी मोमेंटम p2 से मूव कर रहा है, और ये लास्ट जो nth पार्टिकल है ये किसी मोमेंटम pn से मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में। तो इन सब पार्टिकल्स का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम होगा। इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास ये होगा कि हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्टिकल के लिए, विच मीन्स कि जो मैस है हमारे पास, जिस पार्टिकल की मैस जो है वो m1 है, तो मैं लिखता हूँ फॉर m1 जो L1 है वो क्या बनेगा R1 क्रॉस P1। दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्टिकल जिसकी मैस m2 है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो बनेगा R2 क्रॉस P2। दिस इज़ अब जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे आ रहा है, इट्स जस्ट द लास्ट लेक्चर विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल। और सिमिलरली इसी चीज़ को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं nth मैस के ऊपर, तो हमारे पास जो Ln बनेगा वो क्या बनेगा Rn क्रॉस Pn। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं, डिफ़ाइन कर दी हैं पहले ही। तो इस सारे सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो ऑफ कोर्स इन इंडिविजुअल जो हमारे पास मैसेज हैं या पार्टिकल्स हैं
उनके इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करके ही हम हासिल करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा, तो हमारे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं यहाँ मोम पे ही छोड़ूंगा। तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम अब ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स नेम दिस एंगुलर मोमेंटम विच इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम L सब T, एंड T जो है ये ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे। सो दिस इज़ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू प्लस Ln। तो ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया है इस सिस्टम का, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी। और इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसको मैंने अभी अच्छी डिटेल में फिर से एक्सप्लेन किया है, उसको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इट्स जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दैट थिंग विच वी हैड स्टडीड। तो इसी को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं कि Lt जो है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, उसको हम समेशन फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल्स 1 अप टू n एंड दिस इज़ Li। और आप देख लें कि I जो है उसके ऊपर चूँकि हमारे पास सम हो रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है, ये वाली, ये इक्वेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है ये इस ऊपर वाली इक्वेशन के या एक्सप्रेशन के। तो हमने एंगुलर मोमेंटम जो है इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो अब अगेन वही आर्गूमेंट जो आपको अभी मैंने डिटेल में बताया है, जो हमारे पास पिछले लेक्चर से चल के आ रहा है, कि अब हम अगर हमारे पास हर पार्टिकल के ऊपर इंडिविजुअली कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रही हो, ठीक है, तो वो फोर्स जो है ऑफ कोर्स जब उसको आप ओरिजिन के लिहाज से देखेंगे तो हमें टार्क देगी, यानी टार्क एक्ट करेगा उस पार्टिकल के ऊपर, जो कि अभी मैं मैथमेटिकली आपको प्रूफ करवाता हूँ। तो वो टार्क जो है उसके दरमियान और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान कुछ रिलेशन आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया था। तो बिल्कुल उसी सिंगल पार्टिकल से अब हम एक्सटेंड करते हैं कि हमारे ये जो मोमेंट आर्म है, जो पोजीशन वेक्टर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ये, और ये जो इंडिविजुअल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ये सारे के सारे जो हैं ये टाइम डिपेंडेंट है। अगेन द एक्सटेंशन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ अगेन जो चीज़ हम लास्ट लेक्चर से जानते हैं वो ये है कि जो R है, दिस इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड सिमिलरली जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम है, दिस इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो P इक्वल्स P ऑफ T। ये जो 3 इक्वल्स का साइन मैंने लगाया है, ये वैसे तो डिफ़ाइन के लिए यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ये बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिक्टली जो है R और P जो है असल में ये टाइम के फंक्शंस हैं। और अब अगर ये टाइम के फंक्शंस हैं तो इसका मतलब है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये बज़ात खुद टाइम का फंक्शन है। तो ये जो पहले वाली ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसका टाइम डेरिवेटिव लें, तो लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी dLt बाई dt, जो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा है सिस्टम का, और राइट हैंड साइड जो है वो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटा हैं इन पार्टिकल्स के। तो जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी dL1 डिवाइड बाई dt प्लस dL2 डिवाइड बाई dt प्लस अप टू प्लस dLn डिवाइड बाई dt, सिंपल टाइम डेरिवेटिव। और अब हमें पता है कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किस चीज़ के इक्वल होता है। यही हमने लास्ट वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया था, और वो ये था कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, वो किसके बराबर होता है, उस पार्टिकल के ऊपर जो टार्क लग रहा होता है, जिसकी मैंने फिज़िकल इंटरप्रिटेशन आपको यूँ बताई थी कि जब भी किसी
पार्टिकल के ऊपर या सिस्टम के ऊपर टार्क एक्ट करता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में तब्दीली आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास सिंपली इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करने वाले टार्क्स हैं। यानी ये एक्सप्रेशन जो है अब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, dLt/dt इक्वल्स फर्स्ट τ1 प्लस τ2, these are vectors, and प्लस अप टू τn। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गई है हमारे पास। और चूँकि अब ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टार्क्स आ रहे हैं ये इंडिविजुअल टार्क्स का सम है, तो इनको भी बिल्कुल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे मैंने ये समेशन वाली इक्वेशन लिखी थी। तो इनको हम लिख लेते हैं समेशन m इक्वल्स 1 to n। अब मैं i नहीं यूज़ कर रहा, m यूज़ कर रहा हूँ। m अगेन हमारे पास कोई अदर डिजिट है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से लेके n तक हो सकती हैं। n कैन बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, और ये हमारे पास बन जाएगा Tm। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिंबल आप चूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये i चूज़ किया, यहाँ पे मैंने ये m चूज़ किया, इट्स योर फ्रीडम। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी i लिख सकता था, इट डजंट रियली मैटर, ये कोई फ़र्क नहीं डालता। आपकी बुक के अंदर कोई भी यहाँ पे सिंबल यूज़ हुआ उससे आपने परेशान नहीं होना कि बुक वाले ने ये यूज़ किया और हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। इट्स जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट आवर फ्रीडम कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा नाम फसी है तो यहाँ पे मैं इक्वली इसको f भी चूज़ कर सकता था, f इक्वल्स 1 to n, और n भी ज़रूरी नहीं है, आप इसको कोई भी और नंबर अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन कर लें। ठीक है, तो दिस इज़ टोटल फ्रीडम, योर फ्रीडम, एंड दिस इज़ नाउ द टोटल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। दिस सिस्टम, ये सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है। ठीक है, और इसको अब इस फॉर्म की बजाय हम एक थोड़ी सी मुख्तलिफ फॉर्म में लिख लेते हैं जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी, और इसको अब हम क्या लिख लेते हैं, τt, टोटल टार्क। ठीक है, तो ये बन जाएगा dLt/dt। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है। लेट मी मेक इट लुक लिटिल ब्यूटीफुल। चलें, ये अब इस फॉर्म में हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बनी है, और इसके ऊपर भी मैं लगा लेता हूँ दायरा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गया है टार्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और आप देख रहे हैं कि इट्स जस्ट the extension of this relationship which we had derived in the last lecture, this relationship। यहाँ पे ये टार्क जो था ये सिंगल पार्टिकल के ऊपर था, और ये एंगुलर मोमेंटम भी सिंगल पार्टिकल का था, इसलिए मैंने सिर्फ टाउ और एल यूज़ किया था। यहाँ पे अब हमारे पास चूँकि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो अब हमारे पास क्या आ गया है, टार्क भी टोटल आ गया है और एंगुलर मोमेंटम भी टोटल आ गया है। तो सिंपली हमने जो सिंगल पार्टिकल के लिए जो सारी मैथमेटिक्स लास्ट वीडियो में की थी, अब उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, एंड दिस वाज आई बिलीव चैप्टर 7, जिसमें हमने न्यूटन लॉज को एक्सटेंड किया था, यानी लीनियर मोमेंटम वाली चीज़ों को एक्सटेंड किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो जब हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर न्यूटन लॉज और या उन सारी चीज़ों को जो हम 7वें चैप्टर से पहले पढ़ के आए थे उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटेंड किया था, तो हमने ये कहा था कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल होते हैं तो फोर्सेस जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे चले मैं यहाँ पे क्विकली आपको रिव्यू देने के लिए क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्विकली रिव्यू देने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट जो है हमें पता है कि सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इस पार्टिकल की मास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, अप टू दिस वन इज़ mn। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2 तरह की फोर्सेस इस सिस्टम के ऊपर लग सकती हैं। दिस इज़ अगेन अ रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 7। और 2 तरह की फोर्सेस ये हैं कि एक फ़ोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी आप बाहर से इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर लगाएं और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मूव करने लगे। जबकि जो दूसरी तरह की फ़ोर्स है जो इस सिस्टम के ऊपर लग सकती है वो इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं।
ठीक है। और ये इंटरनल फोर्सेस बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि हर पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मैं इनको कुछ इंटरनल फोर्सेस को मुख्तलिफ एरोज़ से दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप यूँ देख सकते हैं, ये कुछ एरोज़ जो मैं बना रहा हूँ, और होता यूँ है कि सिस्टम में मौजूद हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, यानी हर पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, और फिर न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि वो दूसरा पार्टिकल भी पहले वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेट मी शो वन मोर एरो हेयर एंड लेट्स मेक दिस वन, ठीक है। लेकिन ये मैंने कुछ एरोज़ दिखाए हैं, लेकिन होता यूँ है कि सिस्टम के अंदर हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। ये लीनियर फोर्सेस और लीनियर मोमेंटा का केस था। लेकिन फोर्सेस मैंने आपको बताया था कि जो काम फोर्स करती है लीनियर मोशन के अंदर, वही काम टार्क करता है एंगुलर मोशन के अंदर। और यहाँ पे हम किस चीज़ को डील कर रहे हैं? टार्क्स को डील कर रहे हैं। विच मीन्स कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो इनके ऊपर ये जो टोटल टार्क एक्ट कर रहा है, ये भी दो तरह का होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारे पास था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स अप्लाइड फोर्स। लेट मी एक्चुअली क्विकली राइट इट। तो ये इक्वेशन जो है, इसको आप मैप कर सकते हैं dp/dt इक्वल्स f टोटल, ठीक है। आप इसको इस इक्वेशन के ऊपर मैप कर सकते हैं। मैप करने का मतलब है कि आप दो एक जैसी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन थी, ये लीनियर मोशन के लिए थी, कि किसी सिस्टम के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसके लीनियर मोमेंटम को चेंज करती है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में जब किसी सिस्टम के ऊपर टार्क एक्ट करता है, तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करती है। सो दिस इज़ एक्चुअली दिस थिंग बट फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। तो हम वही काम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ओके तो मैंने आपको तब 7वें चैप्टर में बताया था कि ये फोर्सेस दो तरह की होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन किया है। एक एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगती है सिस्टम के ऊपर, और एक ये इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर से पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस सिनेरियो में हमारे पास, या इस केस में हमारे पास दो तरह के टार्क्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल टार्क, जो बाहर से एक्सटर्नल किसी एजेंट से आप लगाते हैं। लेट मी चेंज अ डिफरेंट कलर नाउ, सो लेट्स यूज़ दिस कलर। और अब हमारे पास ये जो टाउ टोटल है, ये हमारे पास दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है टाउ एक्सटर्नल, और एक हो सकता है टाउ इंटरनल, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये जो नेट चेंज आ रही है इस एंगुलर मोमेंटम के अंदर टार्क की वजह से, इस टार्क की वजह से, वो कौन से टार्क की वजह से है? एक्सटर्नल की वजह से या इंटरनल की वजह से? अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको ये वाला रिलेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये आर्गू किया था, और हम अगेन यही आर्गू यहाँ पे क्विकली करेंगे, कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ना, ये सारी की सारी ऐड हो के ज़ीरो हो जाती हैं। इसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है हमें? न्यूटन थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मैं यूं कहूं कि F(m1) m2, ये वो फोर्स है, ये वाली फोर्स F(m1) m2 जिसको मैंने नाम दिया है, ये वो फोर्स है जो मैस m1 m2 के ऊपर लगाती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो हमें ये कहता है कि बिल्कुल इतनी ही फोर्स, जिसको अब हम F(m2) m1 कहेंगे, वो मैस m2 m1 के ऊपर लगाती है, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, ठीक है। और इस तरह इनका जो सम है, यानी F(m1) m2 प्लस F(m2) m1, इनका जो सम है वेक्टर फॉर्म में, ये ज़ीरो हो जाता है। दिस इज़ जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये वाला सिनेरियो जो था, ये यहाँ पे होता था कि जितनी भी इंटरनल फोर्सेस हैं, पार्टिकल्स जो आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्ट्रॉन्ग फॉर्म से, यानी इस फॉर्म से ज़ीरो हो जाती हैं। बिल्कुल इसी आर्गूमेंट को लेके यहाँ पे हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जितने भी इंटरनल टार्क हैं, जो पार्टिकल्स लगा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये वाले टार्क
इंटरनल, ये भी ज़ीरो हो जाते हैं. लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर. दे आर ज़ीरो. Why they are zero? By strong form of Newton's second law. अब अगर आपको याद नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी है न्यूटन्स सेकंड लॉ की, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ की, लेट मी एक्चुअली करेक्ट माय मिस्टेक. सो दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म न्यूटन्स थर्ड लॉ की कौन सी है? वो ये है कि जब दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हों और डायरेक्शन में अपोजिट हों. डायरेक्शन में अपोजिट होने का मतलब ये है कि अब वो जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रही होंगी. इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं. वीक फॉर्म जो है वो ये होती है कि जब मैग्नीट्यूड में बराबर हों लेकिन हो सकता है उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो, और उस केस में उनका सम जो है ये वाला जो है ये ज़ीरो नहीं होता. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो ये हमें बताती है कि जो इंटरनल टार्क्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे इंटरनल फोर्सेस ज़ीरो होती हैं. तो इसका मतलब है कि इस टोटल टार्क के अंदर इंटरनल टार्क ज़ीरो हो गया तो टोटल टार्क जो है असल में वो सिंपली एक्सटर्नल टार्क है सिस्टम के ऊपर जो एक्ट कर रहा है. और अब इस इक्वेशन को फाइनली हम मॉडिफाई कर सकते हैं. लेट मी राइट इट हेयर. तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाती है DLT डिवाइडेड बाई DT इक्वल्स टाउ एक्सटर्नल. और ये वो चीज़ है जो आपने गालबन कॉलेज में भी पढ़ी होगी या पहले भी ज़रूर कहीं पे पढ़ा होगा इसको या सुना होगा कि जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टार्क एक्ट करता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आती है. शायद आपने ये फ़िक्रा ना सुना हो लेकिन आपने ये वाला फ़िक्रा ज़रूर सुना होगा कि जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आती है. ठीक है, तो ये जो F टोटल है असल में ये एक्सटर्नल फोर्स होती है. यही आप न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. बिल्कुल इसी को आप रोटेशनल मोशन के ऊपर जब एक्सटेंड करते हैं तो आप कहते हैं कि जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टार्क एक्ट करता है तो उस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें चेंज आती है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अगेन न्यूटन्स सेकंड लॉ. सो दिस इज़ न्यूटन्स सेकंड लॉ. And of course this time it is for rotational motion. तो अब हमारे पास ये जो फॉर्म थी न्यूटन सेकंड लॉ की ये ट्रांसलेशनल मोशन में के लिए थी, और ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ की रोटेशनल मोशन के लिए है. तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ को दोनों तरह की मोशंस के लिए कवर कर लिया है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए भी और रोटेशनल मोशन के लिए भी. अब यहाँ पे मैं क्विकली कुछ कमेंट्स और देना चाहता हूँ, और वो कमेंट्स ऑफ कोर्स इसी चीज़ के रिलेटेड हैं कि जब टार्क एक्ट करता है किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम को कैसे चेंज करता है, एंड इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस. तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ टार्क चेंजेस एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज़ माई next topic. So let me give a heading. So question is how torque changes angular momentum. और इस बार मैं इसको मॉम नहीं लिखता बल्कि पूरा ही मोमेंटम लिखता हूँ. ओके, सो you see this topic is actually the continuation of what we are doing. हम कर क्या रहे हैं? हमने ये देखा है कि जब किसी सिस्टम के ऊपर टार्क एक्ट करता है तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है. लेकिन अब हम थोड़ी सी फिज़िकल इंसाइट लेना चाहते हैं कि ये टार्क जो है ये किस तरह से एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है. इसके लिए अगेन मैं आपको पहले लिनियर मोशन की एनालॉजी देता हूँ. एक दफ़ा एनालॉजी जब वो आपको मिल जाएगी तो फिर समझने में आसानी हो जाएगी. तो लिनियर मोशन की एनालॉजी जो है ये हमारे पास है लिनियर मोशन
अनालॉजी 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 क्या होती है? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि अनालॉजी क्या होती है. इट्स जस्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन और एग्जांपल कि एक एक तरह की जो चीज़ होती है लेकिन किसी दूसरे फील्ड के अंदर. तो यहाँ पे फील्ड से मुराद ये है कि आप देखें कि पहले हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, यानी ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है. तो अनालॉजी का यहाँ पे मतलब ये है कि लीनियर मोशन में भी इसी तरह का काम होता था, लेकिन चूँकि वो एक्चुअली प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, वो सेम है. सो इट्स अ काइंड ऑफ एनालॉजी. यू कैन लुक इट अप इन डिक्शनरी. तो लीनियर मोशन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, जो ऑफ कोर्स जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो यहाँ पे मोमेंटम को चेंज करती है, लीनियर मोमेंटम को, वो फोर्स है, ठीक है. तो फोर्स अब लीनियर मोमेंटम को किस तरह चेंज कर सकती है? ये है हमारे पास फोर्स F. और अगर हम देखें तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. एक होता है F पैरेलल और दूसरा है F परपेंडिकुलर, ठीक है. तो फोर्स को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, और पार्टिकल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम मोमेंटम p. सो लेट मी कॉल दिस मोमेंटम p. और ये वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ कोर्स एरो से आप देख सकते हैं. और इसके ऊपर अगर आप ये वाली फोर्स एक्ट करेंगे F पैरेलल, तो F पैरेलल जो है, यानी इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. तो जब आप F पैरेलल इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा इसी डायरेक्शन में. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. तो पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा इसी डायरेक्शन में. तो ये डेल्टा P उसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगी, ठीक है. तो ये मोमेंटम ऑफ कोर्स चूँकि फोर्स पैरेलल लगी है तो ये मोमेंटम भी डेल्टा P पैरेलल होगा. तो अब हमारे पास जो पार्टिकल का टोटल मोमेंटम आएगा वो आएगा P प्लस डेल्टा P. तो ये अब जो पार्टिकल का टोटल मोमेंटम है वो चेंज हो गया है P से P प्लस डेल्टा P पैरेलल, ठीक है. तो ये उसका टोटल मोमेंटम हमारे पास चेंज हो गया. ये पैरेलल कंपोनेंट है. अगर मैं इसी पार्टिकल के ऊपर जो मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम P है, और ये बात अब जहन में रखें कि जब मैं कहता हूँ पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऑफ कोर्स मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी कुछ ना कुछ मैस है. अब अगर मैं इसी पार्टिकल को लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा पार्टिकल है, दोबारा से मैं उसको बिल्कुल वही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि ये वो मोमेंटम P के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अब जो फोर्स है वो इस मोमेंटम की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगती है, यानी ये वाला कंपोनेंट हम एक्ट करते हैं. तो इस कंपोनेंट की वजह से जो मोमेंटम में तब्दीली आएगी वो क्या होगी? ये होगी. इसको हम कहते हैं डेल्टा P परपेंडिकुलर. तो अब जो टोटल मोमेंटम है जिसको मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया था वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. और ये टोटल मोमेंटम क्या बनेगा? P प्लस डेल्टा P परपेंडिकुलर. ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है. तो ये हमारे पास काम होता था लीनियर मोशन के केस में. लीनियर मोशन के केस में हमारे पास जब पैरेलल कंपोनेंट एक्ट करता था फोर्स का, तो वो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कर देता था. देखें ज़रा, अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन. तो जब फोर्स का लीनियर कंपोनेंट एक्ट किया हमने पार्टिकल के ऊपर, तो उसका मोमेंटम P से इंक्रीज़ होके P प्लस डेल्टा P पैरेलल हो गया, जितनी भी उसमें चेंज आई है. लेकिन पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ओरिजिनली, उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहा, यानी उसके मोमेंटम की सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आई, डायरेक्शन में चेंज ना आई. लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हमने फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगाया इस पार्टिकल के ऊपर जो ओरिजिनली इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मोमेंटम P के साथ मूव कर रहा था, तो हमने देखा है कि अब जो फाइनल डायरेक्शन है उस पार्टिकल की वो ये वाली है, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन से मुख्तलिफ है. तो इस सिनेरियो में हमारे पास पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई. और अब आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक चीज़ भी अगर
चेंज होती है तो हम कहते हैं उसमें तब्दीली आई है, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियोज़ में हमारे पास मोमेंटम में तब्दीली आई है, लेकिन वो तब्दीली मुख्तलिफ नौइयत की है। पहले वाले केस में हमारे पास मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में तब्दीली आई थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आई थी। तो ये वाला सिनेरियो है, इसमें हम कहते हैं कि जो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो तो हमारे पास हो गई है। मैं इक्वल नहीं लगाता, इट्स कंफ्यूजिंग। तो मैं कहता हूँ कि जो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो तो हो गई है चेंज, सो इट्स चेंज, लेकिन जो डायरेक्शन है मोमेंटम की वो चेंज नहीं हुई, तो वो हमारे पास है अनचेंज। सिमिलरली जो ये वाला सिनेरियो है, इसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है वो अनचेंज्ड है, और जो डायरेक्शन है मोमेंटम की यानी फाइनल मोमेंटम की वो हमारे पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ें हम जैसे ही हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्पेसिफिकली फोर्सेस को स्टार्ट किया था तीसरे चैप्टर में पढ़ना, उसी वक्त हमने देख लिया था कि जब किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, तो वो फोर्स उस पार्टिकल के, फ़र्ज़ करें कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है और फिर उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि वो फोर्स जो है उस पार्टिकल की वेलोसिटी के सिर्फ उस कंपोनेंट को चेंज करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पार्टिकल ओरिजिनली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट मी एक्चुअली क्विकली ड्रॉ अ डायग्राम। सो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पार्टिकल है और ये ओरिजिनली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड लेट्स डिफाइन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज एक्स एंड वाई। और इसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेट मी कॉल इट वी, एंड दिस इज़ पार्टिकल ऑफ मास एम। तो ये जो फोर्स है, अगर आप देखें तो ओरिजिनली क्या हुआ था, हमारे पास पार्टिकल के पास, हमारे इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट था। तो ये जो फोर्स लगी है ये प्योरली वाई डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, इस फोर्स लगने के बाद अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी आ जाएगा। यानी बिल्कुल, अब अगर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करूँ, लेट मी यूज़ द सेम कलर, द वाइट कलर। तो अब अगर मैं एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो लेट मी मेक द पार्टिकल बिगर। तो ये उसका था एक्स कंपोनेंट, लेट्स एक्चुअली कॉल इट एक्स, तो ये है वी एक्स। लेकिन फोर्स लगने के बाद अब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब अगर आप देखें तो सिंपली वो जो आप हेड टू टेल रूल या वेक्टर्स पढ़ते हैं, आप देखें तो अब हमारे पास वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट भी आ गया है। तो अब जो वेलोसिटी है टोटल वो किसके बराबर है, वी एक्स प्लस वी वाई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले ही इतना था, अगर आप इसकी लेंथ को उसकी मैग्नीट्यूड माने, और तो अब भी ये उतना ही है, और उसका एरो यानी डायरेक्शन वो भी वही है। बिल्कुल यही काम यहाँ पे हो रहा है। मोमेंटम का जो इनिशियल वैल्यू है वो अगर किसी एक ख़ास डायरेक्शन में है तो उसमें कोई उसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ उसकी टोटल मोमेंटम की डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। सो दिस इज़ समथिंग दैट आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, बट अगेन आई थॉट कि मे बी आई शुड गो ओवर इट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो ये सारी हमारे पास एनालॉजी थी लीनियर मोशन से। ओके, नाउ वी एक्चुअली वांट टू सी एंगुलर मोशन। सो हमारे पास जो प्रॉब्लम एट हैंड है वो है एंगुलर मोशन, और ऑफ कोर्स एंगुलर मोशन में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। और वी वांट टू सी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टार्क एक्ट करता है तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम को कैसे चेंज करता है। सो दिस इज़ टार्क, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट टार्क नाउ। और हमें पता है कि ये टार्क जो है ये एक्सटर्नल टार्क है, और अगेन मैं इस टार्क को अब क्या करता हूँ, उसके पैरेलल कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिख देता हूँ। बिकॉज कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आप उसको 2 डायमेंशन में यानी प्लेन में ले रहे हैं तो आप उसको 2 ही कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स जो हैं वो पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं। और अब चूँकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल मोशन में होता है, सो लेट मी क्विकली गिव यू दिस सिनेरियो। और वो सिनेरियो ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक बाईसाइकिल का व्हील है। बाईसाइकिल की व्हील की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ सब ने देखा हुआ है, एंड इट्स ईज़ी टू कंसीव करने का
कहने का मतलब ये है कि आप इसको आसानी से अपने जहन में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कंसीव कर सकते हैं, यानी इसका इमेज आप अपने माइंड में बना सकते हैं कि बाईसाइकिल का टायर कैसा होता है। और उस टायर को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, लेट दिस बी द टायर। और ये इमेज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट मी फर्स्ट एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट। ओके, दिस इज़ गुड। और मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको साइड पे ले जाता हूँ बिकॉज ये मुझे बार बार बनानी पड़नी है एंड आई डोंट वांट टू ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ आवर इमेज। तो इस इमेज के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले हम इसके ऊपर बहस करते हैं। और मैं इसको जो हमारा ये व्हील है इसको थोड़ा शेड भी दे लेता हूँ। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सा शेड देना चाहिए। लेट मी पिक दिस कलर। तो इसको आप यूँ, नो दिस इज़ नॉट अ गुड कलर, सो लेट्स पिक अनदर कलर। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा शेड देना चाहता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। दिस इज़ आल्सो नॉट अ गुड कलर। कौन सा कलर पिक किया? लेट्स गो विद येलो। ओके ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शेड करना चाह रहा था ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा व्हील है। ओके गुड, तो ये व्हील है। एंड एक काम और भी करते हैं, इसको अब हम यूं भी कर लेते हैं कि ये लाइन जो है इसके ऊपर से गुज़र रही है। और कुछ और भी करना पड़ेगा। ये हमारी ओके हाँ, ये करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा अरेज करना पड़ेगा इस पॉइंट से। ओके, दिस लुक्स गुड नाउ। तो ये गुड, तो ये हमारा व्हील है। और अब अगर मैंने इसको मॉडिफाई किया तो मैं इसको भी थोड़ा सा डिलीट करके इसको फिर से कॉपी कर लूँ और कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। गुड। और अगर आप देखें तो अब ज़रा डायग्राम को समझें। ये वो उसका सेंट्रल लाइन है जिसको आप एक्सल कहते हैं, और ये वो व्हील है जो उसके गिर्द रोटेट होता है। और अगर हम देखें, अगर मैं ये फ़र्ज़ करूं कि ये जो व्हील है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में बाहर से अंदर की जानब, ये यानी ये वाली जो साइड है व्हील की ये नीचे जा रही है और फिर ये पीछे की जानिब से यूं ये घूम रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है ना वो ये वाली है। और ये वो जनरल डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की जो किसी भी बाईसाइकिल के व्हील की होती है। जो सेंट्रल एक्सिस होता है या लाइन होती है जिसको आप उस व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, या साइकिल की लैंग्वेज में जो नाम होता है उसका, वो साइकिल का एक्सल होता है, उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो हम कैसे टार्क पैरेलल इस, अब देखें कि मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर दो तरह के टार्क इस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दो इमेजेस बनाई हैं। तो मैं पैरेलल टार्क कैसे जनरेट कर सकता हूँ? पैरेलल टार्क का मतलब है कि जब उसकी डायरेक्शन इस एल की डायरेक्शन में हो। तो वो इस सूरत में हो सकता है कि आप देखें यहाँ पे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। ओके, तो आप देखें कि जो रेडियस है, लेट मी एक्चुअली गो विद दिस कलर, जो रेडियस है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये रेडियल लाइन है आर। I'm not sure if this color is visible. Let me use a different color. Let me use actually white one, क्योंकि यहाँ पे white ही चलेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये R है। और अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में व्हील रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप उसको बार बार, ये काम हम करते भी हैं, व्हील को उसके स्टैंड के ऊपर खड़ा करके जब घुमाते हैं उसको तेज़ तेज़ पहिए को घुमाते हैं, तो ये जो आर है इसका आप इस एफ़ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आप देखेंगे कि जो टार्क एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। टार्क इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी जो डायरेक्शन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की है टार्क उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, विच मीन्स कि हमारा जो टार्क है, एक्सटर्नल टार्क है जो हम इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पैरेलल एंगुलर मोमेंटम के। और इसका रिजल्ट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ आ जाती है। एंगुलर मोमेंटम की हमने यहाँ पे देखा था कि लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ आती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो टार्क इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन लीनियर उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को आप कैसे देख सकते हैं? अगर आपके सामने एक साइकिल का व्हील हो और आप देखना चाहते हो कि उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो आप एग्जैक्टली देखेंगे कि अब वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है।
ज़्यादा रोटेशन का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गई है। तो बिल्कुल जैसे हमारे पास ये सिनेरियो था, बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर टार्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल हो तो उसकी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ आ जाती है, लेकिन डायरेक्शन में डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आती। तो अगेन अब इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल यही वाला सिनेरियो होगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये वाला सिनेरियो होगा हमारे पास, कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। बिल्कुल वही जो लीनियर मोमेंटम के केस में हुआ था हमारे पास, वही काम होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में ये देखना है कि अगर टार्क परपेंडिकुलर हो एंगुलर मोमेंटम के, तो फिर क्या होगा। एंड दिस इज़ समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई इट कि मैं इसकी कोई वीडियो ढूंढ पाऊँ या आप लोगों के लिए ख़ुद से इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर पाऊँ। एंड दिस इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन उस इंटरेस्टिंग चीज़ से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये वाला जो काम है ना, ये इसी सूरत में होगा जब आप इस साइड से कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। या तो आप हाथ से पकड़ के खड़े होंगे इस साइड को, या फिर इस तरह जैसे यहाँ पे मैंने ये नीचे स्टैंड रखा हुआ है, इस साइड पे भी स्टैंड रख देंगे। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये व्हील जो है इसकी कुछ नॉन ज़ीरो मैस है, यानी इसका कुछ वेट होता है, और वो वेट क्या होगा, इस व्हील को नीचे की डायरेक्शन में गिरा देगा। तो आपको इधर राइट साइड पे कुछ ना कुछ सपोर्ट देनी पड़ेगी, ये फोर्स, यानी ये आप हाथ से पकड़ के खड़े हुए हैं या इस तरह का कोई स्टैंड रख देते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप देखेंगे कि हमें इस फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरेस्टिंगली, यानी इस सिनेरियो में अगर आप देखें, जैसे ये डायग्राम अभी है, तो व्हील का वेट होता है नीचे की जानिब, तो ये व्हील नीचे गिर जाना चाहिए और ये इनफैक्ट गिर भी जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप इनिशियली यहाँ पे कुछ फोर्स लगा के खड़े हुए हैं, बल्कि मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनिशियली आप इधर से पकड़ के खड़े हुए हैं। अब इसका ज़रा थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि इस फोर्स की, ये जो फोर्स F है, क्या इसकी हमें ज़रूरत है, यानी क्या हमें इस साइड को हाथ से पकड़ के खड़े होने की ज़रूरत है या नहीं है। ये हम एनालिसिस के ऊपर के बाद देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले कहा है, जो एंगुलर मोमेंटम है, जब ये व्हील रोटेट कर रहा होगा तो ये किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। लेट मी एक्चुअली राइट इट ऑन द डाउन साइड। तो ये हमारे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। अब मैं टार्क परपेंडिकुलर लगाना चाहता हूँ। इस सिनेरियो में जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप ये देखें कि मैं इस लाइन को अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूँ, यानी जिस एक्सिस के राउंड में टार्क लेना चाहता हूँ, अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो साइकिल है, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और ये वेट जो है ये mg के बराबर है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ये मोमेंट आर्म बन जाता है। सो दिस डिस्टेंस इज़ दिस डिस्टेंस, लेट मी यूज़ दिस ब्लू कलर, दिस डिस्टेंस इज़ मोमेंट आर्म r। और अब अगर आप देखें तो r जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और mg जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर आप r क्रॉस mg लेते हैं, यानी टार्क लेते हैं, तो टार्क यहाँ पे इन टू द प्लेन ऑफ द पेज बनेगा। यानी अगर यहाँ पे मैं टार्क को अब ज़ाहिर करना चाहूँ तो टार्क अब मैं इस तरीके से ज़ाहिर करता हूँ। वो जो सिंबल आप पहले पढ़ के आए हैं, क्रॉस लगा के, इस क्रॉस का मतलब है कि जो भी क्वांटिटी मैं यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन इन टू द प्लेन ऑफ द पेज है। तो हमारे पास जो टार्क आएगा, टाओ जो आएगा, ये टाओ जो है ये इन टू द प्लेन ऑफ द पेज है। और इन टू द प्लेन ऑफ द पेज, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, टार्क इन टू द प्लेन ऑफ द पेज है। तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल इस सिनेरियो की तरह जैसे मैंने ये दिखाया था, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस व्हील को रोटेट नहीं करवाता, या ये सिंपली रोटेट कर रहा है और मैं इधर से ये वाली फोर्स जो है ये नहीं लगाता, तो ये व्हील नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब टार्क जो है वो किधर जा रहा है, इन टू द प्लेन ऑफ द पेज जा रहा है, और टार्क बज़ात खुद एक फोर्स है, ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए। तो इसका मतलब है अब जो टार्क है वो क्या करेगा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है व्हील का, इसको अंदर की तरफ खींचेगा, यानी पेज के अंदर की तरफ इसको लेके जाएगा। होगा क्या कि ऐसा करने में इस परपेंडिकुलर टार्क के नतीजे में जो व्हील है वो नीचे नहीं गिरता, बल्कि अगर आप ये जो राइट साइड है ये फोर्स्ड है, यानी जिस जो हाथ से आपने पकड़ा हुआ है इसको हटा भी दें, तो व्हील जो है ये बज़ाते खुद इस
ये मैंने अरेज कर दिया। व्हील जो है वो इस प्लेन के अंदर घूमना शुरू कर देगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन कि आप ज़रा इस डायग्राम के ऊपर गौर करें कि आपने व्हील को सिर्फ इस एक किनारे पे सहारा दिया हुआ है, बाकी ये सारा खुला है। लेकिन अगर इसके अंदर इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर टार्क पैदा कर दें तो ये व्हील है ये नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि सिर्फ इस किनारे के ऊपर, इस सहारे के ऊपर ये क्या होगा, इधर हवा में यूं घूमता रहेगा, यानी प्लेन के अंदर घूमता रहेगा। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो प्लेन के अंदर घूमने का मतलब है कि इसकी जो मूवमेंट है वो या तो इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेज होगी या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस पेज होगी, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई टू फाइंड अ वीडियो या फिर ऐसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन जो आपको यहाँ से दिखा सकूँ। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, और यही वो फिनोमेना है जो जाइरोस्कोप्स में होता है, या आप बाईसाइकिल के व्हील के साथ भी इसको कर सकते हैं। बट दिस इज़ वेयर फिजिक्स गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होपफुली I'll come back with of course the next topic in the book, and hopefully कि मैं इसका भी कुछ ना कुछ वीडियो ढूंढ लेता हूँ, या फिर सिंपली आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को, बैलेंसिंग ऑफ साइकिल व्हील, बाईसाइकिल व्हील, और आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय।